जी, अपने तो रजिस्ट्रेशन अगले सत्र की शुरुआत करते हैं हम। और आप सबों की अनुमति से पहले जो हमारे अभी के वक्ता महोदय हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार मिश्रा साहब, ये हमारे नमस्कार। भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। धन्यवाद जी, सर ने अपने एमफिल और पीएचडी की उपाधियां जो है जेएनयू से प्राप्त की हैं और अभी डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रोफेसर के पद पर हैं। पश्तो, रसियन, जर्मन, तमिल, सिंहली, अरबी, फारसी इतनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी वगैरह का तो कहना ही क्या है, उसका तो जिक्र ही नहीं करना उचित है। सर के अंदर अभी तक 8 लोग, जो जहां तक मेरी जानकारी हुई, एमफिल और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। 2 दशक से ज्यादा का शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन का अनुभव है। लेखक और संपादक के रूप में 30 के लगभग पुस्तकें प्रकाशित हैं। देश और विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर चुके हैं। इनके द्वारा प्रकाशित शोध निबंधों, पुस्तकों में प्रकाशित अध्यायों, दिए गए आमंत्रित विशेष व्याख्यानों और इनके द्वारा आयोजित सेमिनारों, सम्मेलनों वगैरह की सूची पढ़ने में ये समय ही बीत जाएगा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि सर जब साक्षात हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इनके ही श्रीमुख से और इनके ही वचनों का हम लाभ उठाएं। आज का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितना समसामयिक है, रीजनल लैंग्वेजेज इन स्कूल एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेजेज इन स्कूल एजुकेशन विथ रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन 2020। तो इसी के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए अब आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। विदेशी माध्यम क्या होगा सर? माध्यम हिंदी, अंग्रेजी नहीं, जो जिसमें ज्यादा लोग ये हो हिंदी कंफर्टेबल। ठीक है, ठीक है, हिंदी में बोलिए, हिंदी में सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो वह जी वहीं से दिखाइएगा स्लाइड्स। जी जी। हाँ, तो मैं वीडियो क्या म्यूट कर दूं तो चलेगा? हाँ सर, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आप हाँ, ये नई जगह में अभी जी मैं फोन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जी हाँ सर। ठीक, अच्छा, कुछ देर तो चलेगा। मैं स्लाइड से चला रहा हूँ, जब आपको नेक्स्ट करना होगा आप नेक्स्ट बोल दीजिएगा, फिर हम लोग ठीक 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 है धन्यवाद सर जी। तो अभी 2 से ही शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति, इसका 2020 में आया और इसमें कई बातें कही गई हैं, लेकिन कुछ चैप्टर 4 और चैप्टर 23 में आप पाएंगे कि भाषा से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनका उल्लेख किया गया है। वो एनईपी 2020 में है, 2 अध्यायों में है। और पहला ये है अध्याय, उसमें तो ये बताया गया है कि भाषा किस स्तर पर पढ़ाई जाए और उसके क्या उपादान होंगे, यानी क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, किस तरह से भाषा का शिक्षण हो, भाषा में शिक्षण और भाषा के माध्यम से शिक्षण, दोनों का ही इसमें उल्लेख है और उस पर जोर दिया गया है। और जो चैप्टर 23 में जब भाषा की बात होती है तो वहाँ पर जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, जिनको शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं, जैसे संस्कृत, तमिल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा वगैरह भाषाएं हैं, उनका उल्लेख है। एक मिनट। और उसमें ये भी है कि अंत में ये कहा गया है कि सभी भाषाओं में चूंकि संस्कृति जो है समाहित है, भाषा और संस्कृति को आप अलग नहीं कर सकते। और जब संस्कृति की बात होती है तो संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह का कपड़ा वगैरह, उसमें हमारे विचार भी आते हैं, हमारे जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, वो भी आते हैं, धर्म भी आती है, कलाएं आती हैं। इन सब का उल्लेख किया गया कि भाषा में संस्कृति को कैसे समाहित किया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ताकि बच्चे का जो है
समग्र विकास हो, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो, मेंटल भी और वैचारिक भी और शारीरिक, ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही। तो कुल मिला के ये है उसकी समरी। और जब भाषा की बात होती है तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो वो मातृभाषा और जो घर की भाषा है उसमें शिक्षा हो कम से कम 5 साल तक, और 5 साल के बाद भी अगर 5वीं क्लास के बाद भी चाहें तो बच्चों को मातृभाषा या घर की भाषा से उसके माध्यम से हम पढ़ाना। थोड़ा आवाज थोड़ा कम कीजिए, हाँ धीरे। तो उसको पढ़ाना जारी रख सकते हैं। तो ये तो इसी से सब कुछ संबंधित है कि शिक्षा का माध्यम और जो भी अन्य कार्य हैं शिक्षा में वो मातृभाषा और घर की भाषा में पहले होना चाहिए। फिर आगे चलकर क्लास 5 के बाद चाहे तो आप 8 तक या 8 के बाद भी उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा स्लाइड 3 पे जाइए, अगले स्लाइड में। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, उसमें अभी तक ये है कि टेक्स्ट बुक आधारित है। उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग का, सुनने का, बोलने का, तकनीक का उपयोग करने का उसकी कम व्यवस्था है। इसलिए ज़्यादातर हम टेक्स्ट बुक पर ही आधारित हमारी शिक्षा नीति अभी तक चलती रही है। इसीलिए जोर दिया गया है कि जो टेक्स्ट बुक हो वो हाई क्वालिटी की हो, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सिर्फ भाषा की टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि जो अन्य विषय हैं जैसे विज्ञान, गणित वगैरह, उसकी भी जो टेक्स्ट बुक हो वो भी उच्च गुणवत्ता वाली हो, यानी हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक हो, और मातृभाषा और घर की भाषा में उसको उपलब्ध कराया जाए। तो एक ये हुआ। फिर आगे चलकर इसमें कहा गया है कि लैंग्वेज जो है वो टीचर और छात्र के बीच का संबंध भी स्थापित करता है। यानी जो टीचर कौन सी भाषा का प्रयोग करता है और छात्र जो जिस भाषा का प्रयोग करता है उसमें संबंध होता है, क्योंकि छात्र भाषा के माध्यम से ही सब कुछ समझते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए शिक्षक की भाषा अलग है, शिक्षा की भाषा अलग है और छात्रों की भाषा अलग है, तो उसमें भी सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला स्लाइड। और आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि भाषा जो सीखता है बच्चा कभी भी जो हम कहते हैं उसको कि अक्वायर करता है। बच्चा जो है, हम सभी मनुष्य जो हैं वो भाषा को अक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। हाँ जी, स्पीड ठीक है मेरी? मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? यस सर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ। तो भाषा में जैसा कि हम जानते हैं कि जब मातृभाषा हम अर्जित करते हैं तो अपने माँ बाप से, भाई बहन, रिश्तेदारों से पहले बच्चा सुनता है, और 6-7 महीने की उम्र से वो कुछ स्वर का, व्यंजन का प्रयोग करता है, जैसे आ उ, गा जा जा डा डा ऐसे करके। और फिर उसके बाद जो है सुन कर ही फिर वो बोलता है, और लिखना पढ़ना बाद में आता है। तो भाषा में सबसे जरूरी है कि उसको कान से कुछ भाषा सुनाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे का दिमाग जो है उसको ग्रहण करे और फिर बच्चा बोले। बाद में लिखना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन हमारी जो व्यवस्था आज तक रही है उसमें लिखने पढ़ने पर पहले जोर दिया गया और सुनने और बोलने पर बहुत कम होता है, ज्यादातर टेक्स्ट बुक आधारित होता है। और लिखना पढ़ना जो है वो आप क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन सुनना और बोलना वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो टेक्नोलॉजी होने से क्या होता है, जैसे ऑडियो का प्रयोग, वीडियो का प्रयोग, लेसन्स का भी, या फिल्म के क्लिप्स हो दिखाना, या किसी नाटक का, संगीत का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ही सोर्स से सभी छात्र जो है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इसलिए तकनीक का इस्तेमाल भाषा शिक्षण में बहुत आवश्यक माना गया और इस पर जोर दिया गया है। इसके बाद कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला वो जारी रहनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी कि मातृभाषा में शुरू में ज्ञान दिया जाएगा बच्चे को मातृभाषा के माध्यम से, और जब मान लीजिए विज्ञान का या गणित की शिक्षा क्लास 2 या 3 तक आप मातृभाषा के माध्यम से कर रहे हैं, उसी समय जो अन्य भाषा है, दूसरी या तीसरी भाषा है, उसका
ओरल यानी मौखिक भाषा का ज्ञान देना भी शुरू कर दें, और दूसरी तीसरी भाषा मातृभाषा के बाद। तो क्या होगा कि मातृभाषा से चलते चलते सब कुछ मातृभाषा में होगा शुरू में, और साथ साथ द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा का शिक्षण भी होगा। और चूंकि द्वितीय भाषा सीखने में और उसका एकेडमिक यूज करने में कम से कम 5 साल लगते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो अगर दूसरी या तीसरी कक्षा में आपने दूसरी भाषा को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जब बच्चा मान लीजिए क्लास 7 या 8 में है, तो 5 साल के अंदर दूसरी भाषा में, तीसरी भाषा में बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाएगा। यानी वो उस भाषा का इस्तेमाल हर क्षेत्र में अपने आप कर सकता है, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, सुनकर समझना हो। तो दूसरी तीसरी भाषा में जब बच्चा प्रोफिशिएंट हो जाएगा, तब अगर क्लास 7, 8 या 9 में शिक्षा का माध्यम बदल भी जाएगा, तो क्या होगा, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, यानी आसानी से उस भाषा में वो काम कर लेगा। जैसे मान लीजिए आपने गणित, विज्ञान और ईवीएस की शिक्षा जो है बच्चे को मातृभाषा गुजराती में आपने दी उसको, और क्लास 3 तक आते आते बच्चे ने अंग्रेजी सीखना भी शुरू कर दिया, हिंदी सीखना शुरू कर दिया। 2 भाषाएं कोई भी हो सकती हैं, अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा हो सकती है। तो 5 साल में बच्चा जो है अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए तो अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य भाषा में भी पूरी तरह प्रोफिशिएंट हो जाएगा। और जब क्लास 8 में आकर मान लीजिए बड़े स्कूल में जाएगा, अगली कक्षा में जाएगा क्लास 8 के बाद, तो वो अंग्रेजी या हिंदी माध्यम या किसी अन्य माध्यम से वो अपना सारा काम कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो कंटिन्यू करेगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या हुई अभी तक कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात तो की गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ज्यादातर ये रह गया कि कई राज्यों में हुआ कि सिर्फ 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी है और कागज पर दिखाने के लिए हिंदी या कोई अन्य राज्य की भाषा है। और कई जगह ऐसा हुआ कि हिंदी भी ले लिया, संस्कृत भी ले लिया और अंग्रेजी ले ली, लेकिन अन्य भाषाओं को हटा दिया गया। और कई राज्यों में ऐसा पाया गया कि 4 भाषाएं हो गई, बच्चे को अपनी मातृभाषा भी सिखाई जाती है। जैसे उत्तर पूर्व के राज्यों में, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में बच्चे को अंग्रेजी भी सीखनी है, हिंदी भी सीखनी है, और उसकी मातृभाषा के अलावा जो अन्य भाषा है, राज्य की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी सीखना है। तो 4 भाषाएं हो गई। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये बहुत जरूरी बिंदु इसमें है। तो पहला ये है कि मातृभाषा में शिक्षण कुछ सालों तक अनिवार्य रूप से क्लास 5 तक सभी विषयों का अध्यापन हो, और उसके साथ साथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसके पीछे जो उसकी आत्मा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, यही है, ये नहीं है कि आपने एक भाषा सिखाया बच्चों को और फिर उसको उस भाषा को हटा दिया, फिर दूसरी भाषा सिखाने लगे, उस भाषा को हटा दिया, ऐसा नहीं है। 3 भाषाएं एक साथ चलेंगी और मातृभाषा से दूसरी भाषा में उसका ट्रांजिशन, उसका ट्रांसफर जो है वो हो जाएगा, और बच्चा पूरी तरह से तैयार मिलेगा दूसरी भाषा में, तीसरी भाषा में सारा काम करने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एनईपी 2020 के हैं, जिस पर हम सबको काम करना है, चाहे नवोदय विद्यालय समिति हो, उस नवोदय के स्कूल हों, या केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल हों, या सरकारी स्कूल हों, प्राइवेट हों, सभी को इस पर काम करना है। अगला स्लाइड सर जा सकते हैं आप जी। इसके बाद ये कहा गया कि संस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था भी वो सभी स्तर पर होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में या तो आ जाए संस्कृत भारतीय भाषा के रूप में, या 3 भाषाओं के अलावा संस्कृत आ जाए। और उसका उद्देश्य ये है कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, बांग्ला हो, अखमिया हो, और इवन तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, जैसे मणिपुरी है, बोडो है, या मान लीजिए ऑस्ट्रोएशियाटिक है, संताली, मुंडारी, सबका संबंध संस्कृत से है। संस्कृत की बेटियां नहीं है ये भाषाएं, ये बात सच है, लेकिन चूंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है इस देश की, और संस्कृत एक जमाने में सारा सब कुछ संस्कृत में ही होता था, आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले, इसलिए सभी भाषाओं का संबंध है, शब्द मिलते हैं उसके। और संस्कृत संस्कृति का वाहक भी है, व्हीकल भी है, तो इसीलिए संस्कृत की शिक्षा भी होनी चाहिए। अगला लीजिए सर। और संस्कृत के साथ साथ मलयालम, गुजराती, मलयालम, उड़िया, कन्नड़ा, तेलुगु,
ये जो हमारी अन्य शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल भाषाएं हैं, उसका शिक्षण भी होना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। फिर ये भी कहा गया है कि जितनी भी भाषाएं हैं भारत में, बड़ी भाषाएं हो या छोटी भाषाएं हो, उनका ओरल यानी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसकी सिर्फ मौखिक परंपरा है, उसमें साहित्य नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए जहां भी संभव हो सके, क्योंकि सभी भाषाओं में संस्कृति अलग अलग तरह से दिखाई पड़ती है। भाषाएं अलग होती है तो संस्कृति भी अलग होती है। संस्कृति के सारे पॉइंट नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर अंतर होता है, क्योंकि भाषा और संस्कृति का अन्योनाश्रय संबंध होता है, एक दूसरे पर निर्भर है भाषा और संस्कृति। तो भाषा अलग होगी तो संस्कृति भी अलग होगी, संस्कृति अलग होगी तो भाषा भी अलग होगी। इसीलिए सभी भाषाओं को, चाहे वो क्लासिकल लैंग्वेज हो या 8 शेड्यूल की भाषाएं हो, उसके अलावा जितनी भी भाषाएं हैं, सब में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें ओरल और रिटन दोनों का समावेश होना चाहिए। अगले स्लाइड पे चलिए। और एक इंडियन साइन लैंग्वेज की बात की गई है इसमें कि कई हमारे देश में कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो मूक बधिर हैं, यानी कई तो बिल्कुल बोल नहीं सकते और कईयों के माता पिता नहीं बोलते होते हैं, और इसके अलावा वो देख भी नहीं सकते, ऐसे भी छात्र हैं। तो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, यानी हाथ आंख उसके माध्यम से कि जाओ, जैसे हम लोग भी करते हैं सामान्य तौर पर, जाओ आओ और कितना हुआ, कहाँ जा रहे हो, नहीं होगा, ऐसे। तो साइन लैंग्वेज की अलग एक पद्धति है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है कि वो बच्चे भी ना छूट जाए जो बोल या सुन नहीं सकते। और अंत में सारी जो भाषाएं हैं उसको जोड़ा गया है कि प्राथमिक स्तर से शुरू होकर ये हायर सेकेंडरी लेवल तक चलता रहेगा, यानी सिर्फ हम अंग्रेजी पर निर्भर ना रहें या हिंदी पर निर्भर ना रहें, जो भारत की अन्य भाषाएं हैं अलग अलग राज्यों में उसका भी समावेश हो इसमें। और जो छात्र स्कूल से पढ़ के आ रहा है, मान लीजिए गुजराती मीडियम से पढ़ के आया, मलयालम मीडियम से पढ़ के आया, तो उसको आगे भी ग्रेजुएशन या हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन में एमए लेवल पर दिक्कत ना हो, साइंस में दिक्कत ना हो, टेक्नोलॉजी में दिक्कत ना हो, मेडिकल वगैरह में। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक, यानी एमए पीएचडी तक, टेक्निकल एजुकेशन तक जो है भारतीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। ये तो हुई बात। अगले पर चलिए। ये तो हुई बात कि एनईपी 2020 में भाषा से संबंधित क्या मुख्य बिंदु हैं। अब हम जब भाषा कहते हैं तो आपने देखा कि हमने कई शब्दों का प्रयोग किया। एक तो मातृभाषा, घर की भाषा, भाषा और बोली का तो नहीं मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन बोलियां भी होती हैं, भाषाओं की शैलियां भी होती हैं। तो जब हम कहते हैं क्षेत्रीय भाषा, ये शब्द भी प्रयोग किया जाता है। फिर शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल भाषाएं, तो इनमें अंतर क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, ये भी आपको समझना होगा। तो सभी भाषाएं, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, वो शुरू होती हैं मातृभाषा के रूप में, यानी विश्व की जितनी भी 6000 से ऊपर की भाषाएं हैं, वो सभी अनिवार्य रूप से मातृभाषा है, यानी वो भाषा जो बच्चा माँ से सीखता है। तो मातृभाषा पहले आती है और कुछ मातृभाषाएं भाषाएं बन जाती हैं। तो भाषा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, भाषा को आप यथार्थ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। भाषा एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त रूप है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। लेकिन जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो है मातृभाषा, बोलियां। और इन्हीं बोलियों में से, इन्हीं मातृभाषाओं में से जिसका प्रयोग शिक्षा में, प्रशासन में, मास मीडिया में और जुडिशरी में होने लगता है, जिसका एक स्टैंडर्ड रूप बन जाता है लिखित रूप से, जिसका ग्रामर बन जाता है, डिक्शनरी बन जाती है, और शिक्षा, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी में जिस मातृभाषा का प्रयोग होने लगता है उसको हम भाषा कहते हैं। तो भाषा शुरू होती है मातृभाषा के रूप में, बोली के रूप में। जैसे हिंदी का आप देखें अगर, तो पाएंगे कि हिंदी में कई बोलियां हैं। हिंदी के भाषा के अंतर्गत कई मातृभाषाएं हैं, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, बुंदेली है, बंजारी है, गढ़वाली, कुमाऊनी, ऐसे करके 56 मातृभाषाएं हैं। अगर आप देखें तो आपको गुजराती में भी मिलेंगे कि मान लीजिए कच्छी बोली मिलेगी, आपको मातृभाषा मिलेगी। इस तरह सभी में है। बांग्ला में आप देखेंगे तो बांग्ला में आपको राजवंशी मिलेगी, एक मातृभाषा, चकमा मिलेगी मातृभाषा। तो भाषा बांग्ला है या भाषा गुजराती है, उसके अंदर मान लीजिए कच्छी भी आ गया, काठियावाड़ी भी या सौराष्ट्री भी, ऐसे करके
सुरती, बड़ोदिया, ऐसे करके मातृभाषाएं भी आ गई। लेकिन भाषा, इनमें से एक बोली तो गुजराती भी एक मातृभाषा है, कच्छी भी मातृभाषा है, लेकिन इसमें से एक स्कूल एजुकेशन, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग होने के कारण उसका स्टैंडर्ड रूप विकसित हो गया और वो भाषा कहलाई। फिर क्षेत्रीय भाषा की जो बात होती है, यानी भाषा एक किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग होती है, तो वो क्षेत्रीय भाषा हो गई। जैसे मान लीजिए गुजरात, पूरे गुजरात प्रदेश में लगभग सभी जिलों में गुजराती का प्रयोग होता है, तो गुजराती भाषा भी है, मातृभाषा भी है, और उस क्षेत्र विशेष की भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा भी है। और इसके बाद होती है कि एक राष्ट्र स्तर की भाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा। तो भारत में एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में 22 राष्ट्रभाषाएं हैं, यानी जो संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित हैं वो सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषाएं यानी राष्ट्रीय स्तर पर, वो किसी एक राज्य में प्रयोग की भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर है, इसीलिए उनको राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे तमिल का प्रयोग जो है कई राज्यों में होता है, हिंदी का प्रयोग 10 राज्यों में होता है राजकीय भाषा के रूप में, तेलुगु का, गुजराती, मराठी का कई राज्यों में, गुजराती आपको यूनियन टेरिटरीज में प्रयोग होती है गुजराती भाषा। मान लीजिए दादरा नगर हवेली में आपको मिलेगा। इस तरह से कोंकणी का आप पाएंगे कि दामन दीव में प्रयोग होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पे कई राज्यों में फैली हुई भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, और वो भाषाएं 22 भाषाएं जो 8वीं सूची में शामिल है, वो सभी 22 की 22 हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सिर्फ हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो ये भाषा के विभेद हुए। अब होता है कि हम जब मदर टंग यानी मातृभाषा की बात करते हैं, अगले पर चलें, तो फिर आता है कि द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा में दो उसके भेद होते हैं। एक होता है कि सेकेंड लैंग्वेज जिसको कहते हैं द्वितीय भाषा, और एक होती है विदेशी भाषा। तो वास्तव में विदेशी भाषा भी सेकेंड लैंग्वेज है, वो भी द्वितीय भाषा है। यानी मातृभाषा के बाद की जो भी भाषा है, बच्चा पहले तो 4-5 साल की उम्र तक आते आते मातृभाषा में दक्ष हो जाता है, और मातृभाषा के बाद की जो भाषा होती है जिसको बच्चा सीखता है, उसको हम अन्य भाषा कहते हैं। तो अन्य भाषा यानी अदर टंग में एक विदेशी भाषा हो गई और एक हो गई द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा वो भाषा है जिसको हम अपने देश के अंदर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका छोटे स्तर पर ही सही कहीं न कहीं प्रयोग करते हैं आमतौर पर, तो उसको द्वितीय भाषा कहते हैं। और ऐसी द्वितीय भाषा जिसका प्रयोग देश में आमतौर पर न मास मीडिया में, न एजुकेशन में, न साइन बोर्ड में, न जुडिशरी में कहीं भी नहीं होता, तो वो द्वितीय भाषा विदेशी भाषा कहलाती है। जैसे एक गुजराती भाषा भाषी के लिए हिंदी द्वितीय भाषा है, कहीं ना कहीं हिंदी का प्रयोग देश के अंदर होता है। तमिल एक द्वितीय भाषा है गुजराती भाषी के लिए, क्योंकि तमिल का प्रयोग मास मीडिया, एजुकेशन वगैरह में कहीं ना कहीं होता है देश में। लेकिन जापानी द्वितीय भाषा तो है, लेकिन वो विदेशी भाषा है, क्योंकि ऐसी द्वितीय भाषा जिसका प्रयोग आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में नहीं होता। तो जापानी हो या स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रूसी हो, ये सब विदेशी भाषा हो गई। अब हम ये अंतर क्यों करते हैं कि अन्य भाषा और मातृभाषा में? वो इसलिए जरूरी है कि मातृभाषा जो है वो अर्जित की जाती है, यानी प्रकृति ने कहिए या भगवान ने कहिए ऐसी व्यवस्था की हुई है कि बच्चा जब पैदा होता है, और बल्कि बच्चे के पैदा होने से करीब 6ठे या 7वें महीने में जब वो गर्भ में रहता है, तभी भाषा बच्चा समझने लगता है। भाषा की ध्वनियां जो माँ बोलती है, जो माँ गाती है, उसको भी ग्रहण करता है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है जी। वो पूरे शब्द नहीं जानता, लेकिन वो उसको ग्रहण करता है, समझता है। तो बच्चे के दिमाग में पहले से ही जन्मजात ये क्या कहेंगे उसको, कि ये संरचना होती है कि बच्चा पैदा होगा और जो भी भाषा बच्चा सुनेगा वो जरूर सीखेगा। तो इसीलिए वो भाषा अर्जित की जाती है बच्चा के अपने अंदर, उसके दिमाग के अंदर वो व्यवस्था है भाषा सीखने का। और जो भाषा सुनेगा माँ बाप के द्वारा, तो उसी भाषा में बच्चा दक्ष हो जाएगा, यानी उसको अक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा, वो माँ बाप से उसको अर्जित करेगा। लेकिन द्वितीय भाषा में क्या होता है कि बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, उसको किताबों के माध्यम से सीखना पड़ेगा, स्कूल में सीखना पड़ेगा। वो सुनकर आता है, आ सकती है सुनकर भी, लेकिन वो उसके आमतौर पर उसके माहौल में नहीं है मातृभाषा के अलावा,
इसीलिए उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। तो एक को हम कहते हैं एक्विजिशन यानी अर्जित करना, और दूसरे को कहते हैं कहते हैं लर्निंग को क्या कहेंगे, शिक्षण, है ना, शिक्षण अध्ययन से। तो अन्य भाषा सीखी जाती है और मातृभाषा अर्जित की जाती है, तो दोनों के तरीके अलग होंगे। इसलिए मातृभाषा का शिक्षण जब होता है तो उसमें क्या होगा कि बच्चा पहले ही भाषा अर्जित कर चुका है, वो सुन सकता है और समझ सकता है भाषा को, और खुद बोल भी सकता है। इसीलिए उसको हम क्या सिखाएंगे, पहले उसको लिखना पढ़ना सिखाएंगे जब बच्चा स्कूल जाएगा। लेकिन अन्य भाषा में, क्योंकि वो अपने घर और आसपास में अन्य भाषा को नहीं सुनता आमतौर पर, तो सुनने की उसकी क्षमता नहीं विकसित होती, और जब तक भाषा सुनेगा नहीं तो वो बोल नहीं पाएगा। इसीलिए अन्य भाषा शिक्षण के लिए जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको हम पहले क्या करेंगे कि मौखिक भाषा, उसको भाषा सुनने की ट्रेनिंग देंगे, शिक्षण करेंगे, बच्चे को बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे, तब भाषा सीखेगा। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग होगा। तो अंतर ये हुआ कि मातृभाषा में पहले सुनना, बोलना, फिर लिखना, पढ़ना, और अन्य भाषा में क्या होगा कि पहले सुनना, बोलना, फिर लिखना, पढ़ना, ये क्रम बदल जाएगा। लेकिन ऐसा ना सोचें कि अगर अन्य भाषा है तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे तो सीखेगा ही नहीं बच्चा और मातृभाषा की तरह नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर अन्य भाषा शिक्षण में भी ऐसी व्यवस्था हो कि जो वस्तुएं, जो चीजें, जो व्यवस्था मातृभाषा में है बच्चे के पास, वही अगर अन्य भाषा के लिए भी हो जाए तो बच्चा अन्य भाषा को भी अर्जित कर सकता है, एक्वायर कर सकता है आराम से, आनंद से, मातृभाषा की तरह। ना कि उसको विशेष प्रयास करना पड़ेगा सीखने के लिए अन्य भाषा को। तो मातृभाषा में क्या है, मातृभाषा के इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या चीजें उपलब्ध है मातृभाषा में बच्चे को, कि कोई बोलने वाला उसके आसपास हमेशा है। वो हो गया। बच्चे को गलतियां करने का मौका है, बोलने का। पहले कुछ शब्द बोलता है बच्चा, गलत उच्चारण करता है, फिर वाक्य बनाता है, वाक्य अच्छे नहीं होते हैं व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन वो सुनते सुनते, गलतियां करते करते, खुद को सुधारते सुधारते 3, 4, 5 साल की उम्र तक आते आते बच्चा जो है सही ढंग से अपनी भाषा, मातृभाषा बोलने लगता है। तो यही चीजें, यही एटमॉस्फेयर, यही एनवायरनमेंट अगर दूसरी भाषा के लिए, मान लीजिए किसी की मातृभाषा मराठी है और बच्चा किसी स्कूल में है जहाँ का माध्यम या तो माध्यम हो या विषय के रूप में गुजराती पढ़ाई जा रही है, तो बच्चा अगर लगातार गुजराती सुनेगा कई मौके पर, तो गुजराती सुनेगा, और अगर दोस्त हैं या क्लास में उसको बोलना ही है तो गलतियां करते करते कुछ भी बोलेगा, कोशिश करेगा, तो कुछ महीने में जरूर बच्चा गुजराती भी मातृभाषा की तरह ही अर्जित कर लेगा। मराठी बोलने वाला बच्चा या हिंदी जिसकी मातृभाषा है वो बच्चा भी अगर बहुत सुनेगा गुजराती, बोलेगा, बोलने के उसको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, तो बच्चा भी मातृभाषा की तरह बोलने और सुनकर समझने लगेगा गुजराती। और आपको जब भाषा कोई आप बोल सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं, तो फिर लिपि कोई भी हो, लिखित भाषा आप समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि आजकल हम मोबाइल में चाहे गुजराती हो, तमिल हो, बंगाली हो, असमीज, मणिपुरी हो, हम क्या करते हैं, सब कुछ को रोमन में लिखते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल में वो फॉन्ट नहीं होती है। मान देवनागरी का है तो बांग्ला का भी है, गुजराती का भी है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है कि उसको कन्वर्ट पहले इंग्लिश से दूसरे उसमें चेंज करो, फिर वहाँ स्पेलिंग ठीक करो, कई ऑप्शन आएंगे, तो कठिन होता है। तो हम सभी भाषा वाले क्या करते हैं, एसएमएस में, व्हाट्सएप में, सब जगह रोमन में अपनी भाषाओं को लिखते हैं। तो रोमन में लिख देने से आप किसी भाषा को नहीं समझ जाएंगे। अगर आपको किसी को हिंदी नहीं आती है, अगर वो सुनकर समझ नहीं सकता, बोलना नहीं जानता, और मान लीजिए तमिल उसकी मातृभाषा है, तो तमिल को अगर हम देवनागरी में लिख देंगे, और अगर तमिल किसी को आती है तो देवनागरी में होने से भी समझ जाएगा, और अगर रोमन में लिखेंगे तो भी समझ जाएगा, उर्दू में लिखेंगे तो भी समझ जाएगा। लेकिन जिसको तमिल बिल्कुल नहीं आती, उसको अगर मान लीजिए हिंदी भाषा को या गुजराती भाषा को हम तमिल लिपि में भी लिख देंगे, और किसी तमिलनाडु के व्यक्ति को जिसको तमिल नहीं आती है और गुजराती या हिंदी तमिल लिपि में भी लिखेंगे एसएमएस और बोर्ड पर कुछ भी, तो उसको समझ में नहीं आएगा।
तो लिपि के कारण भाषा समझ में नहीं आती है। भाषा आती है कि अगर आपको सुनकर समझना और बोलने की शक्ति है, वो दक्षता है, तो लिपि कोई भी होगी तो आप समझ जाएंगे। लेकिन हमारे स्कूल क्षेत्र में क्या होता है कि हम पहला ही काम लिखने पढ़ने से शुरू करते हैं। अंग्रेजी भी हम पहले लिखना पढ़ना ABCD से शुरू करते हैं। तो अगर बच्चा मान लीजिए 3 साल 4 साल की उम्र से अगर वो ये बोल सकता है और समझ सकता है, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज अनिल, वेयर आर यू गोइंग बेटा, आई एम गोइंग टू बाथरूम, मान लीजिए इस तरह के अंग्रेजी बोलने का उसको है अनुभव, तो वो जब लिखना पढ़ना सिखाएंगे तो वो जोड़ पाएगा, जो उसके ज्ञान है भाषा का वो लिखित भाषा के साथ जोड़ पाएगा। इसलिए क्रम बदलना जरूरी होता है अन्य भाषा में भी, कि पहले सुनना और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो जब सुनना और बोलना समझ में आ जाएगा तो मातृभाषा की तरह ही ठीक, क्योंकि दिमाग तो बच्चे के पास वही है, एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी के लिए अलग सेल बना हुआ है दिमाग के अंदर, हिंदी के लिए अलग बना हुआ है, गुजराती के लिए अलग बना हुआ है, ऐसा नहीं है। वही न्यूरॉन, वही लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर ब्रेन के, और वही अमिगडेला, और वही हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, सारे अंग जो हैं वो एक ही हैं। तो भाषा के लिए अलग अलग सेल नहीं बने हुए हैं, अलग अलग भाषा के लिए सभी एक ही जगह से काम संचालित होते हैं। तो मातृभाषा में जैसे हुआ वैसे ही दूसरी भाषा में भी होगा। तो अगर हम ये तरीके से भाषा सिखाने का काम करें, यानी मातृभाषा की तरह का एनवायरनमेंट, उसको परिवेश वातावरण दे, तो बच्चा अन्य भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, गुजराती हो, कोई भी दूसरी भाषा हो, आसानी से सीख जाएगा। इसीलिए ये बात भी पूरे डिटेल में नहीं है, लेकिन NEP 2020 में इसको भी बताया गया है कि ये मुश्किल नहीं है। यानी कि मातृभाषा का जो ज्ञान है वो द्वितीय भाषा सीखने में भी वही काम आता है। मातृभाषा अगर अच्छी है किसी की, मातृभाषा में दक्षता है, तो वो द्वितीय भाषा भी, थोड़ा समय लगता है, मातृभाषा में आपको कम समय लगता है, लेकिन अन्य भाषा में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, सुनना ज्यादा पड़ता है, बोलना पड़ता है, गलतियां होती है सुधारना होता है। ये सब करते करते अन्य भाषा को भी अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। जी, अगले स्लाइड पर चलें। एक महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा की, मातृभाषा की बात होती है, उसके बाद ये है कि टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए कहा गया है कि थ्रू इनोवेटिव एंड एक्सपीरियंशियल मेथड्स। मैं जो बता रहा था आपको कि बच्चे को जब सुनेगा बोलेगा तो उसमें क्या होगा, जब आप लिखते हैं तो उसमें अनुभव नहीं होता है, क्योंकि लिखित भाषा की अपनी परंपरा होती है। जब आप बोलते हैं तो सामने वाला आपको दिखाई देगा, उसका कॉन्टेक्स्ट होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, आप कुछ क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। लेकिन जो भाषा लिख दी गई होती है, जो किताब होती है, उसके अलावा कुछ भी वहां नहीं होता, जो लिखा है उतना ही है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, बच्चे के दिमाग के अंदर है, लेकिन लिखित भाषा में कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है। तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। मान लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में आप कहानी रखते हैं सेकेंड लैंग्वेज में, इवन मदर टंग में भी, कि एक इग्लू की कहानी की, इग्लू कैसे होते हैं, या अंटार्कटिका में क्या होता है, या वहाँ के जो जानवर हैं वो कैसे रहते हैं, वहाँ का भालू और वो क्या खाता है, या अलास्का में क्या होता है, या मान लीजिए कि कल्पना चावला स्पेस में गई तो वो क्या हुआ। ये क्या है कि बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से संबंधित नहीं है। तो आप बच्चे को शब्द भी आएगा, वाक्य भी आएगा, लेकिन क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है वहां पर, बच्चे के एक्सपीरियंस से, बच्चे के जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उससे बहुत अंतर है दोनों में। इसीलिए भाषा समझ के भी बच्चा ये कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट कहानी की नहीं समझ पाएगा। इसीलिए क्या है, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, यानी बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां, जो भी आपका टेक्स्ट है वो बच्चे के अनुभव से, बच्चे के जो अभी का ज्ञान का स्तर है उससे, उसके अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में होते हुए, तब अगर भाषा का प्रयोग होगा तो बच्चा भाषा में दक्षता जरूर पालेगा। और इनोवेटिव का मतलब है कि उसमें आप जैसे टेक्स्ट बुक पे ही केंद्रित ना रह जाएं, आप फिल्म लाइए, वीडियोज लाइए। जैसे सुनने और बोलने की प्रैक्टिस करनी है या नए शब्द सीखने हैं, तो कहानी में आप देंगे, मान लीजिए प्रेमचंद की कहानी दे दी आपने या महादेवी वर्मा की कविता दे दी, तो उसके शब्द इतने कठिन होंगे जो, और अलग होंगे, जो आमतौर पर प्रयोग होता है हिंदी में, वैसे शब्द कम होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे साहित्य की भाषा के जो आम जीवन से संबंधित नहीं होंगे। तो आम जीवन से संबंधित शब्द, आम जीवन से संबंधित जो वाक्य विन्यास है, जो सिंटैक्स है, वाक्य की संरचना है, जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा, तो वो जो हमारे नाटक होते हैं, फिल्में होती हैं,
गीत होते हैं, कहानियां होती हैं, उसमें मिलेगी वही संरचना बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई। इसीलिए जोर दिया गया कि आप एक्सपीरियंशियल जब करेंगे तो फिल्म का, इसमें कहा गया कि थिएटर का, स्टोरी टेलिंग का, पोइट्री का, म्यूजिक का, इस सब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सभी में कॉन्टेक्स्ट होगा और सुनने और बोलने की क्षमता का भी विकास होगा। और इसीलिए इस तरह से ये पेडागोजी जो है उसमें क्या होगा कि एक्सपीरियंशियल होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक के बाहर इन चीजों का भी प्रयोग करते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया मटेरियल का, तो उससे दोनों काम होगा, बच्चे का ज्ञान भी अच्छा होगा और भाषा का भी जो कौशल है वो भी विकसित होगा। अगले स्लाइड पे चलें। मैंने ये बता 11 लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये बता दिया आपको कि मातृभाषा हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, और अन्य भाषा जो है उसके लिए हमें विशेष श्रम करना पड़ता है, फॉर्मली सिखाया जाता है, फॉर्मली सीखा जाता है, तभी हम अन्य भाषा सीखते हैं। लेकिन अगर उसका भी एनवायरनमेंट मातृभाषा की तरह हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो हम अन्य भाषा भी मातृभाषा की तरह अर्जित भी कर सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलें। इसको भी छोड़ देते हैं, मैंने समरी कर दिया है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिर ये होता है कि कई बार आप देखते हैं कि भाषा में ज्यादातर हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है और टीचर भी जो काम करते हैं, हम सिर्फ वर्ड्स सिखाते हैं और ग्रामर सिखाते हैं। भाषा से हमारा अभी तक का जो है ये चलता है कि शब्द सीखना और ग्रामर सीखना ही भाषा सीखना है। वो ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि भाषा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे ही आप कहते हैं भाषा, तो भाषा अपने आप में व्याकरण है, भाषा ही ग्रामर है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर कोई भाषा से अलग चीज है या वोकैबुलरी भाषा से अलग चीज है। ग्रामर कहाँ होता है? ग्रामर को धारण करने के लिए शब्द चाहिए, शब्द में ही व्याकरण है, और शब्द में ही व्याकरण है, शब्द जुड़ के वाक्य बनते हैं, तो वो पूरा वाक्य ही व्याकरण है। व्याकरण कोई अलग से होने वाली वस्तु नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब हम भाषा अर्जित करते हैं, बच्चे के तौर पर जब सीखते हैं, तो हम कैटेगरीज बनाते हैं। बिना गुजराती, मराठी, हिंदी, किसी भी भाषा के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को कभी नहीं कहते, जैसे हिंदी वाले माता पिता हैं, उनका बच्चा होता है और बच्चा कह दे कि पापा तुम कहाँ जा रहे हो, तो कोई पापा ये नहीं कहता कि बेटा, पापा सिंगुलर है और पापा को सम्मान देते हैं, इसलिए हो नहीं कह के हैं कहेंगे, पापा आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक वचन तो है, लेकिन सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। कोई ऐसे नहीं सिखाता। कोई नहीं बेटा, कोई कह दे कि मैंने खाना खा रहा था, तो कोई माता पिता बच्चे से नहीं कहता, हिंदी भाषी बच्चे परिवार में, कि बेटा खाना खा रहा था। खा रहा था कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एस्पेक्ट है, और ने का प्रयोग सिर्फ पूर्णकालिक क्रिया के साथ होता है। तो अगर मैंने खाना खा लिया, तब तो ने कहते हम लगाते, लेकिन खा रहा था, क्रिया चल रही है, इसीलिए ने का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे नहीं बोल, ऐसा किसी भी भाषा में, अंग्रेजी में भी कोई माता पिता ऐसा नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि व्याकरण अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। कोई माता पिता शब्द नहीं, आप शब्द सिखा भी नहीं सकते अलग से। किसी भी शब्द का फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। कोई भी शब्द आप ले ले, आप शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, आप उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। जैसे आप ध्यान दीजिए, छोटे छोटे शब्द जो हमारे रोजमर्रा के शब्द हैं, मान लीजिए पानी, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, घर। आज अभी अगर आपको कहूं, आप कितने भी विद्वान हो, एमएड किया हो, पीएचडी किया हो, आप किसी को भी करके आप डेफिनेशन बताइए, परिभाषा कहिए, घर की परिभाषा नहीं हो सकती, ठीक है ना। पेड़ की परिभाषा नहीं हो सकती, प्रेम, घृणा, हाथ पैर, किसी की परिभाषा ही नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द का नियत अर्थ नहीं होता। हर समय एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, तो वो संदर्भ से आता है। वो एक शब्द किसी अन्य शब्द के साथ जब आता है, और प्रयोक्ता कौन है उसका, किस काल में बोल रहा है, संदर्भ क्या है, वहां से अर्थ आता है। मनुष्य के दिमाग में जो दो बोलने वाले और सुनने वाले हैं, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो, पहले से उनके दिमाग में दुनिया के बारे में उनका अनुभव क्या है, उनका ज्ञान क्या है, उस आधार पर उन शब्दों का जो क्रम है वाक्य में, उसमें अर्थ आता है। वाक्य अर्थ नहीं देते हैं, हाँ थोड़ा सा अर्थ देते हैं, लेकिन बाकी अर्थ हम खुद लाते हैं। इसलिए क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे जब होते हैं
तो सभी चीजों को कैटेगरी में करते हैं। नाउन, ये हम अलग से बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। बच्चे को सीखने के लिए ये सब शब्द की जरूरत नहीं है, ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर कैटेगरी दुनिया के बारे में बन जाता है कि ये चीजें, ये गुण होने से, है ना, जिस शब्द में ये गुण होंगे उसको संज्ञा कहेंगे, और जिसमें ये गुण होंगे उसको हम क्रिया कहेंगे। जिसमें इस तरह के गुण होंगे, मान लीजिए कि 4 पैर है तो वो बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन जो गुर्राती है, गुर्राती है वो बिल्ली है, जो भौं भौं करता है तो वो कुत्ता होगा, ठीक है ना। और जिसके दांत बड़े होते हैं और जो मीठ खाना पसंद करता है, मनुष्य का साथी होता है, वफादार होता है, ये गुण भी हो गए तो वो कुत्ता होगा, वो बिल्ली नहीं होगी। गाय और घोड़े का अंतर भी करते हैं, तो घोड़े पे बैठ सकते हैं, गाय पे बैठते नहीं है। तो ये सब ज्ञान दुनिया के बारे में देख देख के जब होता है, तब हम घोड़ा और गाय में अंतर करते हैं। गाय कह देने से कोई, गाय नहीं समझ जाता कोई बच्चा, घोड़ा कह देने से नहीं समझ जाता। ये जब अनुभव उसका होता है तब। तो सभी चीजों की कैटेगरी बनती चलती है दिमाग में। तो एक होती है एक तरह की कैटेगरी, और दूसरा होता है कि उस कैटेगरी में से एक शब्द ले लिए हमने, फिर उसको वाक्य में अरेंज करते हैं। कि जैसे विचार आया पहले कि ये शरीर, तो मैं का विचार, मैं शब्द नहीं आता है पहले, फिर हुआ खाने की क्रिया, और खाने की क्रिया तो कोई वस्तु, उसका विचार आया, और अभी तो काल का विचार आया। तो जिसको जो भाषा आती है, इस विचार को, वो जो दिमाग के अंदर शब्द है ना तरह तरह के, और शब्दों में ही व्याकरण भी निहित है कि एक वचन होगा कि द्विवचन होगा, और सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, वो सारा दिमाग के अंदर शब्द में ही जुड़ा होता है। व्याकरण अलग नहीं होता, बिना शब्द के व्याकरण हो ही नहीं सकता। जैसे आप एक वचन कहते हैं तो कोई संज्ञा होगी तभी तो एक वचन होगा, कोई संज्ञा होगी तभी तो बहुवचन होगा, कोई क्रिया होगी, खाना शब्द होगा तभी तो उसका पास्ट टेंस होगा खाया, या फ्यूचर होगा खाऊंगा। तो क्रिया पहले तो उसके साथ ही, ऐसा थोड़ी है कि ऊंगा अलग रहेगा या अलग रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सब चीजें तो उस शब्द के साथ आती है, व्याकरण के जो बिंदु है। तो वो शब्दों को जब हम अरेंज करते हैं तब उस भाव को प्रकट करते हैं। इसलिए क्या जरूरी होता है कि भाषा के बारे में बताना हो गया। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो वो भाषा के बारे में हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ बड़े जोर से सर। अभी कुछ आ रही है सर, आ रही है। हाँ अच्छा आ रही है आवाज आ रही है सर, आवाज तो स्पष्ट आ रही है सर। आवाज क्लियर आ रही है सर, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कृपया वो ठीक है, अपना ठीक है। कनेक्शन चेक करें, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है जी जी। तो आपका आप जिनको नहीं सुने दे उनके तरफ से प्रॉब्लम है सर आपका। जी जी हाँ। तो इसलिए क्या हुआ, तो भाषा के सिर्फ ये 2 कंपोनेंट नहीं है कि शब्दावली और व्याकरण, इसमें अन्य भी है। यानी बात जैसे मैंने इंगित किया कि एक कहते हैं हम इसको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। यानी मान लीजिए आपने बोलना शुरू किया और कहना कुछ चाहते थे, विचार कुछ थे, और आपके वाक्य कुछ अलग तरह के बनने लगे। तो क्या होगा कि और किस संदर्भ में है, आप बच्चे से बात कर रहे हैं, आप धोबी से बात कर रहे हैं, या टीचर से बात कर रहे हैं, तो और किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी सिचुएशन के हिसाब से जो है वो बच्चे को या बड़े को, किसी को भी, कि हम सही ढंग से उसी संदर्भ में स्थिति के अनुसार हम अपने शब्दों का चयन करें, हम अपने वाक्यों का चयन करें, और ठीक ढंग से भाव को व्यक्त कर सके। उसको कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हर स्तर पर। और उसके 4 अंग होते हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी भाषाई दक्षता, कि व्याकरण, कोई ये ना कह दे हिंदी में मान लीजिए कि मैंने आपको देखूंगा, या घास घास गाय को खाती है, ऐसा ना हो जाए। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कि कौन सा शब्द किस शब्द के साथ जाएगा, उसका कौन सा वचन वगैरह, क्रिया का कौन सा काल होगा, ये इसकी जानकारी होना, ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ये सही है। फिर होता है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी क्योंकि सामाजिक भाषा का तो सामाजिक ये है ना, कार्य भी है ना। हम किसी के साथ भी, बच्चे के साथ बात करना, रिक्शे वाले के साथ बात करना, मजदूर के साथ बात करना, माँ के साथ बात करना, पिता के साथ बात करना, गुरु के साथ बात करना, है ना, तरह तरह के। तो उस हिसाब से भी कि समाज में तो किसी को तू बोलेंगे हिंदी में, दोस्त को बोलेंगे अरे तू कहाँ जा रहा है, इधर बैठ। और वही कोई अगर थोड़ा अनजान व्यक्ति होगा तो, और आपको लगेगा कि उसका व्यवसाय
कुछ निचले स्तर का है, मान लीजिए धोबी है, मजदूर है, तो हम कहेंगे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, रिक्शा वाले तुम चलोगे क्या। और वही आप देखेंगे कि शिक्षक है, या आपको लगेगा कि अनजान व्यक्ति है, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो आप उनको नहीं कहेंगे कि चाचा तू क्या खाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे, या चाचा तुम क्या खाओगे, आप भाई साहब आप क्या लेंगे, आप कहाँ से आए हैं। तो तू तुम आप, तो सामाजिक संदर्भ होता है भाषा में अलग अलग स्तर पर। तो सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी चाहिए। आप किसी स्त्री को, जवान स्त्री को अगर आप कह दें कि बहन जी थोड़ा खिसकिए, है ना, तो दिल्ली में कह देंगे तो बहन जी से वो गाली हो जाती है, उनको बुरा लगेगा, गुस्सा करेंगी, है ना। लेकिन कुछ किसी और जगह पर अन्य भाषाओं में हम कहेंगे, किसी को बहन जी कहें तो उनको अच्छा लगता है कि बहन माना, बहन कहा और जी भी लगाया। लेकिन वही किसी जगह बहन जी नहीं कह सकते। किसी स्त्री को मान लीजिए थोड़ा उनका शरीर जो है थोड़ा वेट ज्यादा है, अगर कह देंगे आप मोटी हैं तो वो आप पिटाई खाएंगे, पिट जाएंगे। लेकिन कहेंगे हाँ आप तो बहुत स्वस्थ हैं, तो ये कहने से क्या होगा कि उनको बुरा नहीं लगेगा। बात एक ही है, स्वस्थ कहो तो मोटी है, मोटी कहो तो मोटी है, लेकिन वो सामाजिक हमारा परिवेश ऐसा है कि वो कहने से उनको बुरा नहीं लगेगा। तो सोशो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, सिर्फ ग्रामर का ज्ञान नहीं। अगले उस पर चले। फिर होता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, यानी हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो वाक्य वाक्य अलग अलग बोल के नहीं समझते हैं किसी भी चीज को। जो कई वाक्य होते हैं वो मिलकर एक अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए 2 पैराग्राफ यहाँ है, 3 पैराग्राफ है, तो ये सब जब सारा ऊपर से नीचे तक दोनों तीनों पैराग्राफ मिलकर एक अलग अर्थ देते हैं। वाक्य के स्तर पर उनका अर्थ अलग होगा, वाक्य का पैराग्राफ अलग करेगा, लेकिन वो पूरी सामग्री जो है, चाहे वो बोलने में हो, मैंने कई बातें कही तो वाक्य 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 मेरे अलग अलग अर्थ होंगे उसके, लेकिन सारा कुछ मिलके भी, है ना, वो एक अर्थ व्यक्त करता है। उसको कहते हैं डिस्कोर्स, कि ये पैराग्राफ किससे जुड़ा था, इसका पिछले पैराग्राफ से क्या संबंध था, या जो पिछले बिंदु में कहा गया पिछले वाक्य में, उसका अगले आने वाले वाक्य से क्या संबंध है, वो कैसे जुड़ा हुआ था, उस पिछले पैराग्राफ के जो विचार थे वो अगले पैराग्राफ से। तो डिस्कोर्स का कॉम्पिटेंस, यानी वाक्य वाक्य की ही बच्चा एनालिसिस करता रहेगा, सिर्फ शब्द का अर्थ समझेगा, एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का, और पूरी जो कहानी है या कविता है या जो शिक्षक ने कहा उसके डिस्कोर्स यानी पूरे टेक्स्ट का उसका अर्थ नहीं समझेगा, तो उसका ज्ञान अच्छा नहीं होगा। तो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस भी जरूरी होगी, यानी वाक्य के ऊपर की जो वाक्य से बड़ी संरचना जो है, यानी पैराग्राफ के स्तर पर, या जब हम बोलते हैं तो मान लीजिए 5 मिनट तक कुछ बोला, 10 मिनट तक कुछ बोला, वाक्य कई वाक्यों का समूह मिलकर जो टेक्स्ट बनाते हैं उसको डिस्कोर्स कहते हैं। तो उसको समझना भी, उसमें दक्षता प्राप्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारी भाषा उसी के अनुसार बदलती भी है। जैसे हम जब ईमेल लिखते हैं तो अलग तरह की भाषा, अलग तरह के वाक्य संरचना होती है। जब हम व्हाट्सएप करते हैं तो अलग तरह की होती है। जब शिक्षक बोर्ड पे लिखता है कुछ बच्चे को समझाने के लिए तो अलग तरह का होता है। अगर हम छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं तो शब्द वही होंगे जो हम हर जगह प्रयोग करते हैं, वाक्य वही होंगे। हिंदी में आप कुछ भी करेंगे तो कोई मैं आपको बताना चाहता हूं इसको और किसी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन अगर आवेदन होगा, एप्लीकेशन होगा, तो अलग होगा। इसी वाक्य को अन्य वाक्य से जोड़ के, है ना, शब्द थोड़े बदल सकते हैं, महोदय, है ना, निवेदित करना चाहता हूं कि। तो डिस्कोर्स के हिसाब से कि क्या कॉन्टेक्स्ट है पूरे टेक्स्ट का, उस हिसाब से भी भाषा का प्रयोग अलग अलग होता है। तो वो ज्ञान भी भाषा में जरूरी है, सिर्फ व्याकरण तक रहना नहीं। और अंतिम इसका अंग है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रैटेजी, है ना, क्या हम अप्रोच रखेंगे। मान लीजिए आपने कुछ बोलना शुरू किया, कुछ गलती हो गई, तो उसको सुधारेंगे कैसे, या जिसको आप कुछ कह रहे हैं वो समझ नहीं पाया तो आप तुरंत अपने, है ना, वाक्यों का चयन ऐसे करेंगे या शब्दों का कि उसको समझ में आ जाए तो उसको बदल लेना। या किसी ने कुछ कहा और आप समझ नहीं पाए, उसका गलत अर्थ समझ गए, तो आप पूछ के उसको ठीक करवाएंगे, आपका मतलब ये तो नहीं था, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो ये सब क्या है कि ये स्ट्रैटेजी है। एक मिनट, कुछ हाँ ऐड आता रहता है। तो एक ये तो स्ट्रैटेजी है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें अगर ऐसा कुछ हो, गलत हो जाए या कम्युनिकेशन नष्ट हो जाए, ठीक से ना हो पा रहा हो, तो उसको कैसे तुरंत सुधार लें, इस तरह का जो ज्ञान है भाषा का, वो भी सम्मिलित होना चाहिए। तब हम कहते हैं किसी भाषा में जब बच्चे को या बड़े को जब इस तरह की दक्षता प्राप्त हो जाती है इन चारों अंगों का,
तब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में उस भाषा में दक्ष है, प्रोफिशिएंट है, यानी अपने आप हर सिचुएशन में लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुनकर समझ भी सकता है, पढ़ भी सकता है, कोई किसी नए विषय पर कुछ लिखा हुआ, तब हम कहते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हुआ। लेकिन अगर सिर्फ हम शब्दावली पे रह जाएंगे, व्याकरण पे रह जाएंगे कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है ना, समानार्थक, विपरीतार्थक और खाली जगह को भरते, या एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, इसको एक्टिव को पैसिव में बदलो, ये करने से भाषाई दक्षता नहीं आएगी। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इसीलिए क्या होगा कि उद्देश्य ये है कि मातृभाषा का सहयोग लेते हुए, क्योंकि बच्चे का दिमाग मातृभाषा के लिए पहले बना हुआ है, और जो मातृभाषा में, अगर बच्चा मातृभाषा में अच्छी तरह से पढ़ सकता है तो दूसरी भाषा में भी वो अच्छी तरह से पढ़ सकता है, जब आप लिपि सिखा देंगे तो। और उसको बोलना अगर आता है वो भाषा, सुनकर समझना, तो सारे जो स्किल हैं, सारा ज्ञान, जो भी स्ट्रैटेजी बच्चा मातृभाषा में प्रयोग करता है, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, सुनना हो, समझना हो, वही दूसरी भाषा में भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि दिमाग के अंदर ये अलग अलग नहीं होता है। क्योंकि हमारा तरीका गलत होता है कि हम अन्य भाषा को भी मातृभाषा की तरह पढ़ाते हैं, यानी लिखना, पढ़ना, लिखना, समानार्थक, ये सब मातृभाषा में बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को बोलना, सुनना सब कुछ तो आ गया, लेकिन जो व्याकरण के जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं जो उसके व्याकरण में, या शब्द हैं, क्योंकि शब्द भी बढ़ाना है ना। बच्चे को 5 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा होगा तो मातृभाषा में 10 से 12 हजार के आसपास शब्द आएंगे, लेकिन उसको तो आगे चलकर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विषयों के लिए भाषा का प्रयोग करना है, तो उसको तो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 30,000 शब्द की जानकारी चाहिए। और शब्दों के अर्थ नियत नहीं होते, शब्दों के संदर्भ, ना, संदर्भों से उसके अर्थ प्रकट होते हैं, वाक्य में कहाँ हुआ, किस संदर्भ में, तो ये सब भी सीखना होता है। इसीलिए मातृभाषा में व्याकरण का ज्ञान जरूरी है, शब्द के बारे में, उसमें आप उसके रूप भी दे सकते हैं, या अलंकार, छंद के प्रयोग, ये सब सिखाना जरूरी है। लेकिन अन्य भाषा में पहले उसको आपको दक्षता देनी है बोलने की, सुनकर समझने की, और अगर जब ये आ जाएगा तो बाकी काम भी बच्चा कर लेगा। इसीलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अगर हम इस तरह से अप्लाई करते हैं कि मातृभाषा पर आधारित अन्य भाषाओं का ज्ञान एक क्रम में, तो तीनों भाषाओं में बच्चा दक्ष हो जाएगा। आगे चलिए सर। और अन्य भाषा और मातृभाषा में कुछ 2-3 वस्तुएं और भी हैं। एक को हम कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि सारा कुछ भारत में अंग्रेजी पर निर्भर है, और अभी तक तो नहीं किया गया हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल वगैरह में, तो क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। तो मातृभाषा में क्या होता है कि बच्चे का जब विकास हो रहा होता है तो 13-14 साल की उम्र तक आते आते दिमाग परिपक्व हो जाता है, यानी जो न्यूरॉन की क्षमता है, जो तंत्रिका तंत्र की, वो थोड़ी पक्की हो जाती, कड़ी हो जाती है, और बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे पीरियड को, ऐसे काल, यानी बच्चे के जन्म से लेकर के 13-14 साल की उम्र तक की जो पीरियड है, उसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, यानी भाषा का पूर्ण रूपेण विकास जो है वो इस उम्र तक परिपक्व हो जाता है। इसके बाद सीखते तो रहते हैं हम, लेकिन उस स्पीड से नहीं, सॉरी, उस स्पीड और उस मास्टरी से नहीं जितना इस उम्र में सीखते हैं। तो इसलिए उसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड है, यानी जितना अनुभव भाषा का, भाषा सीखने का सारा काम इसी उम्र में हो जाए तो क्या होता है कि भाषा में पूरी दक्षता बच्चे को आ जाएगी। तो उसको इसलिए क्रिटिकल पीरियड। और दूसरी भाषा में इसको कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। क्रिटिकल पीरियड मातृभाषा के लिए है, और सेंसिटिव यानी दिमाग हमारा जो है वो दूसरी भाषा के की ध्वनियों को, व्याकरण को, वाक्य संरचना को समझने के लिए, उसके लिए एक सेंसिटिव, जो सेंसिटिव होता है ना, दिमाग तैयार होता है, उसका एक काल होता है, एक पीरियड होती है, और वो क्रिटिकल पीरियड से छोटा होता है। मान लीजिए 5 से 6 साल के, 5 से 7 साल के अंदर। तो अगर 5 से 7 साल के अंदर और 13 से 14 साल की उम्र तक ही अगर सेंसिटिव नहीं होगा दिमाग, यानी सारा काम दूसरी भाषा में आप नहीं करवाएंगे बच्चे से, जितना लेट होगा उतना दिमाग कम सेंसिटिव होगा दूसरी भाषाओं के लिए। तो उसको इसलिए सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी मातृभाषा में, मैं चूंकि हिंदी पढ़ा है इसलिए मेरी हिंदी इंग्लिश अलग तरह की है, लेकिन आम आदमी जो मैथिली बोलने वाले लोग हैं या गुजराती बोलने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि उनमें
जिस तरह से हिंदी में होता है ना श का प्रयोग, उस तरह से हमारी भाषाओं में, इन भाषाओं में नहीं होता। इसलिए हम कोशिश को भी कोशिश बोलेंगे, शेष को शेष बोलेंगे मैथिली वाले। वही बांग्ला वाले जो हैं वो सफल को सफल बोलेंगे, स को भी श बोलेंगे, है ना। मान लीजिए किसी का नाम सपना है लड़की का, तो उसको स्वप्ना बोलेंगे, स को श कर देंगे। मैथिली वाले श को स कर देंगे। स्टेशन को स्टेशन बोलेंगे, शिप को शिप बोलेंगे। तो क्या होता है, क्योंकि वो जो क्रिटिकल पीरियड है और वो जो सेंसिटिव पीरियड है वो बीत चुका। जब कोई हिंदी वाला बांग्ला सीखता है या इंग्लिश सीखता है, और मान लीजिए ये 5-7 साल की जो उम्र थी उसकी, 13-14 साल की उम्र के पहले का जो 5 से 7 साल का पीरियड वो बीत गया। उसके बाद जब आप दूसरी भाषा सीखेंगे तो आपकी मातृभाषा का ज्ञान इतना पक्का और जम गया है दिमाग में कि मातृभाषा का ही जो प्रयोग करते हैं आप, जो भी आपकी आदत है, वही दूसरी भाषा पर भी दिखने लगता है। इसीलिए हम ये गलतियां करते रहते हैं बड़े होके भी। इंग्लिश में एमए करके भी लोग इंग्लिश को इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स बोलते हैं। गुजराती वाले उनका श का प्रयोग है ना ज्यादा करते हैं, थोड़ा श सबको, बांग्ला से थोड़ा कम, लेकिन स का भी श जैसा लगेगा आपको, है ना। कि सारे लोग तो चले गए, ऐसा सारे लोग नहीं होगा, सारे लोग श जैसा लगेगा। और बांग्ला बोलेगा सारे सारे लोग चले गए। तो इस तरह का वो रह ही जाता है उनका, एमए भी कर ले क्योंकि बाद में उन्होंने सीखना शुरू किया। तो इसलिए सेंसिटिव, तो दूसरी भाषा के लिए भी ये समय अच्छा होता है। और जो उच्चारण का होता है उसका सेंसिटिव पीरियड बहुत छोटा होता है। मतलब बच्चे मान लीजिए 11-12 साल की उम्र तक मातृभाषा में अगर वो दक्ष हो गया, वो सीख गया, अगर तब आप दूसरी भाषा सिखाएंगे उसको, तो ध्वनि का जो अंतर है ना वो बहुत मुश्किल से सीख पाता है बच्चा। ये अंतर करना कि इंग्लिश में ये ध्वनि का उच्चारण ऐसे होता है, अपनी मातृभाषा का ही जो भी उसकी आदत है वही करता रहेगा, इसलिए ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए उस पीरियड को कहा गया सेंसिटिव पीरियड। आगे चले सर। फिर होता है कि जब हम चाहे स्कूल में करें, मातृभाषा में करते हैं या अन्य भाषा में, इसको वही अंग्रेजी की मजबूरी है, माफ कीजिएगा, हिंदी का शब्द अभी तक नहीं बनाया किसी ने। उसको कहते हैं इनपुट, यानी जो बाहर से जा रहा है, लिखित रूप से या उच्चरित रूप से, सुनकर या पढ़कर बच्चे के कान में या आंखों से। तो क्या होता है, उसको इनपुट ये है कि इनपुट जितना मिलेगा उतना सीखेगा बच्चा। और कैसा इनपुट, कॉम्प्रिहेंसिबल, बच्चे को के समझने लायक। मान लीजिए आप एमए, सभी लोग बीएड किए हुए हैं, सभी ग्रेजुएट हैं। अगर कोई, मैं अभी बात करता कि हिंदी में इतने स्वर हैं, इतने व्यंजन हैं, और इसको कहते हैं ऐसे लिखते हैं, क ऐसे लिखते हैं, या गिनती 1 होता है, 2 होता है, 3, मैं ऐसी बातें करता रहता 1 घंटे तक, तो क्या होता, इनपुट तो आपको जा रहा होता लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं होता, समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके स्तर से, आपके लेवल से बहुत नीचे है। तो ये दिमाग की आदत है, दिमाग हमारा बना ही ऐसा है कि हम कान से, आंख से, सभी सेंस ऑर्गन से वही चीज हम अपने दिमाग के अंदर ले जाते हैं और उसको बिठाते हैं वहां जो कॉम्प्रिहेंसिबल होता है। ठीक है ना। अगर बहुत नीचे होगा हमारे उस लेवल से, तो तब भी वो दिमाग में नहीं रुकेगा, मतलब आप बोर होके इधर उधर देखेंगे, वो चला जाएगा। और अगर बहुत उससे ऊपर भी हो आपके स्तर से, तब भी वो कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं होगा। अगर मैं मान लीजिए सारी भाषा केमिस्ट्री की बात करता रहता कि केमिस्ट्री में अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, और सोडियम और क्लोरीन का आयन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है। H2O में है ना, तो 2 अणु रहेंगे, हाइड्रोजन के 1 अणु रहेगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है, हाइड्रोजन की 1 है। इस तरह से पानी बनता है H2O। अगर मैं ऐसी बात करता है 1 घंटे तक, और आप सब में से नहीं होंगे इस विषय के, तो क्या होता कि आप सुनते तो, लेकिन आप समझते नहीं, क्योंकि ये आपके लेवल से अलग और बहुत ऊपर हो जाता। इसलिए बच्चे का जो स्तर है, जिस क्लास में है, जो उसका अनुभव है ना, वो उसका अभी का लेवल, आज की इस समय बच्चा किस स्तर पर है, उससे जरा सा ऊपर का लेवल हो। आप चाहे शब्द का करा रहे हो ज्ञान, पढ़ने का करा रहे हो, या किसी भाषा के माध्यम से विज्ञान का कर रहे हो, गणित की पढ़ाई कर रहे हो, तो भी क्या है कि बच्चे के वर्तमान स्तर से जरा सा ऊपर का स्तर, ना नीचे होना चाहिए
ना बहुत ऊपर, जरा सा ऊपर, क्योंकि चैलेंजिंग होगा कोई भी इनपुट, तभी वो दिमाग के अंदर जाएगा। कोई भी इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल बनता है जब मनुष्य के स्तर से थोड़ा सा ऊपर, यानी चैलेंजिंग हो और इंटरेस्टिंग हो, यूजफुल हो, है ना। ये तो अर्थ होना चाहिए, यानी किसी काम का होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन, वो इनपुट। और दूसरा ये कि चैलेंजिंग हो। दिमाग हर वक्त खोजता है, अगर आप सब चीज आसान कर देंगे, आपको हाथ ना हिलाना पड़े, पैर ना चलाना पड़े और खाना कोई मुंह में डालता रहे, मनुष्य मर जाएगा। ठीक है ना। उसको क्या है कि चैलेंज चाहिए, उसको हर वक्त कुछ खुद से करने का चाहिए। अगर एक ही चीज आप बार 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 रोज करते रहेंगे, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, दिमाग मर जाएगा, क्योंकि चैलेंज खोजता है दिमाग। ये आदत है, हम बने ही ऐसे हैं। 2 लाख साल पहले, और जब भी मनुष्य की वर्तमान प्रजाति, हमारा दिमाग ही ऐसा बना है परिवेश के कारण कि चैलेंज थोड़ा चाहिए। लेकिन थोड़ा चैलेंज, बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगा तो उसके नीचे दब के मर जाएगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। थोड़ा थोड़ा सा चैलेंज होना जरूरी होता है। तो ऐसा इनपुट, तो आपकी कहानी मान लीजिए किताब की ऐसी है कि वो बहुत ऊपर का स्तर का है। बच्चा है क्लास 3 में मान लीजिए, और आपने कहानी रख दी कि छुआछूत, बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में छुआछूत का क्या था। क्लास 3 का बच्चा ना उसके संदर्भ से, ना उसके आसपास से, ना उसके अनुभव से, कहीं से भी ये जुड़ा नहीं है, तो क्या होगा, बहुत ऊंचे स्तर का हो जाएगा। या विवाह की क्या परंपराएं होती हैं, क्लास 2, 3, 4 के बच्चे को, जो विवाह ही नहीं समझता, उसके बारे में पूरी कहानी होगी या कविता होगी कि स्वर्ण, सोना, गोल्ड का क्या महत्व है, जीवन और मृत्यु में गोल्ड का, है ना, सोना कैसे काम आता है, सोना को लेकर क्या क्या हुआ विभिन्न देशों में। तो बच्चा जिसने सोना देखा भी ना हो, मान कई ऐसे समुदाय होते हैं जहाँ चांदी का प्रयोग ज्यादा होता है और सोना तो उस उम्र में बहुत कम ही देखते हैं बच्चे। तो अब ऐसी कविता होगी कोई, तो क्या होगा, अगर जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में कविता, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत ऊपर हो जाएगा। या क्लास 3, 4 के बच्चे को आप कहेंगे बतख उड़, पानी आ, जल पर चल, सुबह टहल, ऐसी कविताएं देने लगेंगे, तो क्या होगा, वो उसके बहुत नीचे के स्तर का हो जाएगा, तो वो भी कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं होगा। इसलिए भाषा शिक्षण में ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो कहानी हो, कविता हो, जो आप बोलें, आपके शब्दों का चयन, टीचर का जो इंटरेक्शन होगा, जो टास्क होंगे आपके, वो कॉम्प्रिहेंसिबल हो उस लेवल का। आगे चलिए थोड़ा। फिर होता है अफेक्टिव फिल्टर, कहते हैं। अफेक्टिव यानी जो हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं, जैसे डर, है ना, भय, डर, चिंता, परेशानी, उलझन, प्रेम, घृणा, द्वेष, ये सब अफेक्टिव फिल्टर है। तो दिमाग में क्या होता है कि एक अफेक्टिव दिमाग जो है वो दूर करता चलता है, जहां मतलब जो बुरी चीजें हैं, बुरी भावनाएं हैं, इमोशन के, उसको दूर रखता है, ताकि दिमाग मरे ना। दिमाग को चाहिए शांति, हर मनुष्य के दिमाग को, उसको चाहिए शांति। चैलेंज तो हो, काम तो करे, व्यस्तता चाहिए, लेकिन शांति पूर्वक। उसको हमेशा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, थोड़े समय के लिए चाहिए, लेकिन लगातार होने से नहीं होगा। तो उसको कहते हैं, तो फिल्टर जैसा एक, ये वैज्ञानिक रूप से किया गया भाषा पर ये है, तो उसको फिल्टर कहा गया, अमेरिका के विद्वानों ने किया। तो ये है कि फिल्टर होता है, यानी जब भय कम होगा या नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, बच्चे में चिंता नहीं होगी, पढ़ते समय, भाषा हो या कोई अन्य विषय, बच्चा परेशान ना हो, तो क्या होगा कि जो इनपुट जाएगा उसके कान के माध्यम से या जो पढ़ के जाएगा, तो जब चिंता, भय, डर, है ना, एंजाइटी, परेशानी, ये सब नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये इनपुट सीधा दिमाग में जाके बैठेगा, अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर ये जो फिल्टर है, यानी आप इमोशन का, ये जो अफेक्टिव डोमेन का, अगर क्या होगा कि उसमें डर रहेगी, चिंता, है ना, डर रहेगा, चिंता रहेगी, परेशानी का कोई उलझन रहेगी, तो क्या होगा कि वो जो इनपुट जा रहा है उसको ये जो है रोक देगा। तो क्या हुआ कि अगर उसी को हम कहते हैं, अगर अगर फिल्टर, जो इमोशनल फिल्टर है, जो अफेक्टिव फिल्टर है, वो फिल्टर कोई फिल्टर छन्ना जैसा नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो अगर यानी ये चीजों, इन चीजों का पर्दा है, डर का, भय का, उलझन का, परेशानी का, है ना, घृणा का, कि शिक्षक घृणा करता है किसी कारण से, या क्लासमेट्स घृणा करते हैं छात्र से, किसी छात्र से, तो वो अगर उठा हुआ रहेगा, तो क्या होगा ना, ये चिंता विंता सब चली जाएगी इनपुट के साथ, तो वो सीखना नहीं होगा। लेकिन वो डाउन रहेगा, तो क्या होगा कि चिंता नहीं, डर नहीं, उलझन नहीं, इस तरह के निगेटिव इमोशंस जो है, उसका विश्वास ज्यादा रहेगा, आत्मविश्वास। तो अप रहने से क्या होता है
कि जो मतलब चिंता और फिक्र भी सब चीजें जो है ना, निगेटिव जो इमोशंस है, वो भी इनपुट के साथ भाषा के माध्यम से वो चलती रहेगी, तो वो भाषा सीखना नहीं हो पाएगा, कोई भी सीखना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो फिल्टर नीचे रहता है तो इन बुरी चीजों को बाहर रख देता है और सिर्फ अच्छा ज्ञान जो है, इनपुट, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, वही दिमाग के अंदर जाके बैठता है। यानी बच्चे में आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा, उसमें डर का वातावरण कम रहेगा, उसका मोटिवेशन का लेवल, सीखने की इच्छा ये मजबूत रहेगी। यानी फिल्टर नीचे रहेगा तो क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा, उसी को अफेक्टिव फिल्टर कहते हैं। जी अगले पर चलें। और इसका एक लास्ट उपादान ये होता है दिमाग के अंदर जो भाषा सीखने में होता है, उसको हम कहते हैं मॉनिटर। यानी जब हम ये खास करके दूसरी भाषा में होता है कि जब दूसरी भाषा आप सीखते हैं तो आपका दिमाग प्रथम भाषा के कारण, मातृभाषा के कारण, उसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि दूसरी भाषा में जब आप बोलते भी रहते हैं, सुनकर समझने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़कर आप पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लिखने चलते हैं, तो आपके दिमाग में एक मॉनिटर होता है, वो देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। हम खुद अपना व्यवहार, भाषा का व्यवहार जो है उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि मेरा ठीक है कि नहीं, गलत तो नहीं हो गया, और ये उचित रहेगा कि नहीं, ये सब सारा चलता रहे, उसी को कहते हैं मॉनिटर। तो किसी बच्चे का अगर मॉनिटर दिमाग के अंदर मातृभाषा के कारण और परिवेश के कारण वो ज्यादा एक्टिव होगा, तो हर वक्त वो यही सोचेगा, बोलने के पहले, जवाब देने के पहले, कुछ लिखने के पहले, पढ़ने के पहले वो मॉनिटर ही करने लगेगा कि मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा, सही नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो कुछ बच्चे आप देखते हो ना क्लास में, ऐसा टीचर जी, हाँ ऐसा, वो उसके मॉनिटर करने लगता है अपना व्यवहार जो है उसका, भाषा का। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसे करेगा तो वो मॉनिटरिंग होने लगती है। मैं तो कह रहा था ऐसा, तो क्या होगा, भाषा के की का जो उसका परफॉर्मेंस है वो बाधित हो जाएगा। तो मॉनिटर बहुत एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और मॉनिटर का प्रयोग बिल्कुल ना हो, तब भी क्या होगा कि कोई ध्यान ही नहीं देगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जो पूछा गया था उसके जवाब के हिसाब से सही है कि नहीं है, वो सोचेगा ही नहीं, मॉनिटर करेगा ही नहीं। लिखेगा तो इसलिए आप देखते होंगे कोई कुछ का कुछ लिख देता है, आप पूछेंगे इस पर एप्लीकेशन लिखो, निबंध लिखो, वो किसी और चीज पर करते, क्योंकि उसका मॉनिटर बहुत नीचे है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये सीखने से होगा, प्रैक्टिस से होगा, बच्चे को आत्मविश्वास जगाना होगा। और आत्मविश्वास कैसे होता है कि आज मान लीजिए आपने पहला लेसन पूरा किया, तो ये टीचर का दायित्व है हमारे, है ना, कि 5 दिन 6 दिन के अंदर जो भी अपेक्षित था, जो भी टास्क थे हमारे उस लेसन में, खास लेसन में, वो सभी बच्चे ने पूरा कर लिया कि नहीं, उसमें वो दक्ष हो गया कि नहीं, तभी आप आगे बढ़ें। लेकिन होता क्या है कि आज के लेसन में हमने कुछ एंटोनिम, सिनोनिम, समानार्थक, विपरीतार्थक ये सिखाए, व्याकरण का कुछ कराया, कुछ फिक्स्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं तो वो कराए, टीचर अपना दायित्व पूरा कर ले, उसने समझा हो गया। तो बच्चे को तो हो सकता है कुछ जो बच्चे जिनके घर में भी माहौल अच्छा होगा तो वो थोड़ा जल्दी सीख जाते होंगे। तो मान लीजिए आपके 40 में से 10 बच्चे अच्छा कर लिए और आप उन्हीं को देख के आगे बढ़ जाते हैं दूसरे लेसन में। अब बच्चे का क्या होता है कि शब्द तो हर लेसन में सैकड़ों आते हैं, सैकड़ों नए शब्द आते हैं हर अध्याय में। आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देखिए किसी भी भाषा का, तो आपको तो और शब्द सीखने में समय लगता है। एक शब्द को जब आप बार बार प्रोसेसिंग करते हैं, इसकी वैज्ञानिक मतलब शोध के आधार पर यह है कि भारतीय बच्चों के लिए कोई भी शब्द कम से कम 7 से 9 बार तक जब तक प्रयोग ना हो, लिख के, पढ़ के, बोल के, तब तक वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी थोड़ी देर के लिए याद रहने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बदलेगा, यानी पूरे दिमाग में बैठ नहीं जाएगा अगर कम से कम 7 बार उसका प्रयोग ना किया जाए। और पश्चिम और अन्य देशों में, क्योंकि उनकी अलग तरह की एक्सपोजर ज्यादा है, भाषाएं कम है, एक ही तरह का है, टीवी भी उसी भाषा में, रेडियो भी उसी भाषा में सुनता भी है, तो उनका होता है 5 से 7 बार रिपीट करने से उसका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो शब्द। और जैसा मैंने पहले ही कहा बार बार कि शब्द ही तो व्याकरण है, शब्द में ही व्याकरण निहित है, शब्द से ही हम वाक्य बनाते हैं। तो अब आप अगर एक लेसन से दूसरे लेसन में, एक में आपको, 1 मिनट सर, कोई मैसेज सर, समय कम है क्या, लंच ब्रेक का समय हो गया, ठीक है, मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो जरूरी होता है कि आप ये सुनिश्चित करें कि बच्चे ने वो उस लेसन का जो नए शब्द है वो सीख लिया, फिर उसको अगले लेसन में भी कुछ को प्रयोग करें। तो इस तरह से मॉनिटर को हम बच्चे में अच्छा बना सकते हैं। ठीक है सर, मैं
मैं सब कुछ बोल ही चुका हूँ लगभग, जो भी, क्योंकि मैं इससे पावर पॉइंट से नहीं चलता करके। अब जो हमारी एनईपी की जो एक बात मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात थी, इस पर आ जाइए 26 स्लाइड पे, मदर टंग बेस्ड। तो उसमें ये मैंने चार्ट बना के आपको दे दिया है, ये विभिन्न शोधों के आधार पर है, मेरा अपना नहीं है, लेकिन ये स्वीकृत है एनसीएफ में भी और सब जगह से बना के उसकी समरी है। तो इस तरह से करने से होगा कि यानी हम स्टेज 1 में क्लास जो भी कहे, आप 5 में शुरू कीजिए तो भी ठीक है, लेकिन वो 13-14 साल की उम्र से पहले होना चाहिए, दूसरी भाषा का भी, तीसरी भाषा का भी। उसके बाद करेंगे तो वो ठीक से भाषा नहीं सीख पाएगा। मातृभाषा तो ठीक रहेगी, लेकिन अन्य भाषा का शिक्षण बाधित हो जाएगा जितनी देर होगी। तो स्टेज 1 में क्या है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पहले सारा काम करेगा, है ना, सब कुछ जो भी है, ओरल, लिखना पढ़ना बाद में, जरा सा होगा लेकिन बहुत। फिर स्टेज 2 में क्या होगा कि मातृभाषा को मीडियम के रूप में, यानी गणित भी, जोड़ घटाव गुना भाग, या एनवायरमेंटल साइंस का है मान तो वही होगा ना, पेड़ पौधे, पानी, खाद, हवा, है ना, उससे खाना बनना, पर्णहरिम या क्लोरोफिल, स्टार्च, यही तो होगा। तो ये सब चीजें मातृभाषा के रूप में, थोड़े से गणित का, थोड़े से विज्ञान का ईवीएस के माध्यम से, और यही चलता रहेगा। ओरल, है ना, ओरल चलता रहेगा। फिर स्टेज 2 पे क्या होगा कि लिखना पढ़ना हम शुरू कर देंगे। स्टेज 1 में मान लीजिए कि जो क्लास 1 के पहले का है हमारा जो क्लास है, उसमें हम लिखने का नहीं करेंगे, लेकिन क्लास 1 में आ गया तो लिखना भी शुरू कर देंगे। 2 साल पहले बच्चा करके आया ओरल ही सब कुछ करके, और फिर तीसरे स्टेज पे क्या होगा कि मातृभाषा शिक्षण का माध्यम रहेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ओरल और रिटन मातृभाषा दोनों चलेगी। फिर स्टेज 2 में ये मातृभाषा का प्रयोग चलता रहेगा इस तरह से 7वें स्टेज तक, ठीक है। और इसी में क्या होगा कि तीसरे स्टेज में दूसरी भाषा का, मान लीजिए इंग्लिश हो या हिंदी हो या किसी अन्य भाषा के लिए गुजराती हो, कोई भी भारतीय भाषा हो, तो पहले हम ओरल, मौखिक भाषा का, वो उसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो 1 साल मान लीजिए लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक मौखिक भाषा पे मास्टरी नहीं होगी बच्चे की, लिखने आप कितना भी लिख के सिखाएंगे टेक्स्ट से, कोई भी व्यक्ति, दुनिया में कोई भी व्यक्ति भाषा ग्रामर से, डिक्शनरी से दूसरी भाषा नहीं सीख सकता। भाषा के बारे में सीख सकता है, लेकिन भाषा नहीं सीख सकता। भाषा का स्वतंत्र प्रयोग है ना, नहीं सीख सकता, सिर्फ ग्रामर डिक्शनरी से। इसलिए ओरल मास्टरी, उसको मौखिक सुनकर समझना और बोलने का हो जाएगा, और फिर दूसरी भाषा भी चलती रहेगी। फिर तीसरी भाषा भी आपने 5वें स्टेज पे शुरू किया, तो मान लीजिए गुजराती मातृभाषा वाला है, उसको आपने हिंदी सिखाना तीसरे स्टेज पे शुरू किया बोल के, फिर लिखना पढ़ना सिखाया। उसके बाद 5वें स्टेज पे यानी करीब 2 साल के बाद क्या करेंगे, तीसरी भाषा भी शुरू कर देंगे, और वही ओरल, मौखिक से रिटन की ओर। फिर क्या होगा कि कब दूसरी भाषा में 5 से 7 साल लगते हैं एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के लिए, तो ये चलता रहेगा। तो वही क्लास 1 से आपने शुरू किया मातृभाषा, और 2 से आपने 3 से शुरू कर दिया दूसरी तीसरी भाषा, तो क्लास 8 यानी 5 साल में बच्चा सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंट हो जाएगा, और उसको किसी भी भाषा में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में एक मिनट और दीजिए। और ट्रांस लैंग्वेज की, बाइलिंगुअल की बात की गई है एनईपी में, यानी क्लास में टीचर भी, छात्र भी, चाहे वो गुजराती का टेक्स्ट हो या इंग्लिश का हो, किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी विधि आपको बाद में वो अलग से सिखाना जरूरी है। तो उसको ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांस लैंग्वेजिंग। जैसे टीचर ने बोला कुछ इंग्लिश में, और बच्चे क्या करेंगे कि वो उसको गुजराती में जवाब देंगे। आपने पूछा अंग्रेजी में, जवाब दिया गुजराती में। फिर कभी गुजराती में कुछ पढ़ा, और बच्चे पढ़ के समझ के, छोटी छोटी चीजें क्लास के हिसाब से ऐसे आप स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे, और जवाब देंगे, वो पढ़ के आएंगे गुजराती में, और जवाब क्लास में देंगे, या ग्रुप डिस्कशन करेंगे, 2 बैठ के भी काम करेंगे कि इंग्लिश में कुछ बोलने की कोशिश करेंगे उस पर। ये ट्रांस लैंग्वेजिंग होगा। तो जब हम बाइलिंगुअल की बात करते हैं एनईपी में, यानी मातृभाषा और अन्य भाषा भी दोनों मिलके 2 या 3, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी दोनों तीनों भाषाओं का प्रयोग इस तरह से, ट्रांसलेशन जैसा नहीं करके, बल्कि जैसा मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसा करने से भी क्या होगा, भाषा का भी विकास होगा और ज्ञान का भी बच्चों का विकास होगा। तो यह अंतिम रूप से ये जो है कहने का कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होगा, ट्रांस लैंग्वेजिंग होगी, आप शिक्षा करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उद्देश्य क्या होता है भाषा का,
कि दो भाषाएं होंगी तो जो हम सुनते हैं पहले कुछ तो गलतियां रहेंगी। तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे इंटर लैंग्वेज होता है, यानी जो बच्चे की भाषा होती है वो दूसरी सेकंड लैंग्वेज की तरह पूरी तरह नहीं होती, उसमें मातृभाषा का भी कुछ फंस गया, लौंग खा रहा था, माफ कीजिए। तो क्या होता है कि कुछ अंग जो है मातृभाषा के भी आते रहेंगे बीच में, फिर प्रयोग करते 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 दूसरी भाषा जैसा हो जाएगा। तो क्या है कि जो भी टेक्स्ट बुक हो या टीचर बोल के करे, मौखिक हो, सारा काम ऐसा होना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी तक ना रहे, उसका बार बार प्रयोग, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, जैसे मैंने कई बार बताया। तो क्या होगा, ये जो इनटेक होगा, चाहे लिखित भाषा से हो या टीचर के बोलने के माध्यम से हो, तो जो इनटेक जा रहा है दिमाग में कान के माध्यम से या आंख के माध्यम से, वो थोड़े समय के लिए ना हो, बार बार प्रैक्टिस करने से और ये सारी ऐसे ही पढ़ाने से क्या होगा, जैसे ऑडियो वीडियो का यूज करने से, लिसनिंग स्पीकिंग ज्यादा करने से, उससे क्या होगा कि ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का ज्ञान है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। उसी को कहते हैं अपटेक। मतलब जा रहा है इनटेक तो ठीक है, लेकिन इनटेक होके मान लीजिए आपकी टंकी है, कोई आपने नल खोला और पानी भरने लगा, तो इनटेक जा रहा है और जरा सा छोटा सा छेद रह गया कहीं पर और वो बहता भी जा रहा है, तो क्या होगा, अपटेक तो नहीं होगा, वो चल रहा है लेकिन वो निकलता। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसे ही है, थोड़ी देर के लिए हम कुछ थोड़ी सूचना 1-2 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद वो निकल जाता है दिमाग से। तो उसको अपटेक में परिवर्तित करना, ये शिक्षा का, भाषा शिक्षा का ये सबसे बड़ा मतलब क्या कहेंगे कंपोनेंट है ये, कि जो जो मैंने बताया आपको, इन सब का समावेश करने से क्या होगा कि जो इनटेक है वो अपटेक बन के दिमाग में बच्चे को हमेशा उसके रहेगा, और इस तरह से बच्चा जो है वो द्वितीय भाषा में, तृतीय भाषा में स्वतंत्र रूप से उस भाषा का प्रयोग करने में दक्ष हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। यही शिक्षा का उद्देश्य है, भाषा शिक्षा का। ग्रामर बता देना शिक्षा नहीं है, रट लेना और आगे जब कुछ नया आए तो समझ ही ना पाए कि क्या लिखा हुआ है, तो हर जगह फेल हो जाएगा बच्चा, या एग्जाम के पहले उसको रटना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, अपटेक तो बना ही नहीं वो, तो एग्जाम के पहले क्योंकि थोड़े समय के लिए तो याद रह जाएगा, लेकिन एग्जाम खत्म फिर उस सेकेंड लैंग्वेज से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी को एनईपी में इतने डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन ये सारा करके तब वो बिंदु दिए गए हैं शॉर्ट में कि क्यों 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो मैंने बताया आपको मातृभाषा क्यों, क्योंकि मातृभाषा का ही सारा स्किल सेकेंड लैंग्वेज में भी ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए मातृभाषा पर जोर दिया गया कि सारा हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी जो है एकेडमिक एबिलिटी, अफेक्टिव डोमेन, सारा जो विकसित होता है पहले मातृभाषा के द्वारा, मातृभाषा में ही, इसलिए वो अच्छा होगा तो द्वितीय भाषा का भी सब कुछ अच्छा होगा। जी धन्यवाद। इतना ही अभी, हाँ देर थोड़ी हो गई, माफ कीजिएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। So I think now lunch break. So question answer. If any, if you want 5 minutes, yes, you can yes. spend something. Well, I have no problem. So, जी सर नमस्कार। जी कहिए। बहुत लाभदायी रहा आपका ये व्याख्यान। और सर एक छोटा सा जो है उदाहरण आपके साथ यानी आप सबके बीच यानी मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा निजी अनुभव है लिसनिंग टू लर्निंग या स्पीकिंग का। तो मैं जहां पर अभी था सौराष्ट्र में गुजराती है, लेकिन वो डायलेक्ट सोरठी बोली कहते हैं सर। जी जी जी। वहां पर पहाड़ के लोग यानी उत्तरांचल हिमाचल से लोग आते हैं, होटल में सर्विस करते हैं और उनका रोज बरोज का गुजराती के साथ यानी बहुत अच्छा नाता हो जाता है। जी जी। दूसरे लोग जो है उत्तर प्रदेश से और बिहार से आते हैं, बिल्कुल के साथ यानी बहुत लेना देना होता है। तीसरे लोग मद्रास से आते हैं जो मद्रासी हैं जी। और उनका भी यही टच है, रोज बरोज के व्यवहार में वो गुजरातियों के साथ यानी बोलचाल करते हैं। एक बार यानी ट्रेन से यानी कई बार यानी ट्रेन में वो लोग मिले मुझे, और उसमें मैंने ये आया कि जैसे यानी आपने बताया कि लिसनिंग से लर्निंग अच्छा जी, वहाँ डायलेक्ट है ठीक, इतना स्पष्ट रूप से वो बोलना चाहते हैं, लेकिन समझ गया। जी जी बिल्कुल सही कहा। इतना अच्छा
अच्छा यानी प्रेजेंट करते हैं। मुझे ऐसा कि आपने कैसे सीखा ऐसा? तो बोले सर हम कुछ लोग सब्जी बेचते हैं, कुछ लोग यानी सुन में के, काम करते हाँ हैं, सुन तो के, रोज यानी जी वो जी, लोग बात करते हैं। आपने बिल्कुल सोल्टी बिल्कुल बोली, मैंने बोला ये तो बोली बिल्कुल। है। और सर बहुत तरह से वो लोग सरकारक रूप से सीख लेते हैं बोली सर। बराबर जी, सही सही कहा आपने, वही है, यही चीज, यही हम क्लास में है ना, जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि भाई सुनेगा समझेगा तो अपने आप कर लेगा बिना व्याकरण के। लेकिन हमारी किताबों में तो सारा व्याकरण पे ही, टीचर भी सारा काम व्याकरण, अलग अलग शब्द अलग थोड़ी होते हैं, है ना, व्याकरण से। वो तो सही कहा आपने सर, ये सही है, सच है, बिल्कुल वही होना चाहिए। ठीक है, लगता है और कोई भूख का सवाल ज्यादा बड़ा है वीरेश जी ना? सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। हमारी यातना तो हमको करनी चाहिए, क्योंकि आपका तो असल में पूरे मतलब 1 घंटा 15 मिनट का था, लेकिन हम लोगों ने ही इस सेगमेंट में आपको बुलाया जो सिर्फ 1 घंटे का है। लेकिन सर ये स्लाइड हम शेयर करेंगे सबके हाँ, साथ, और सबको दे जिनको दी ज्यादा जी। इंटरेस्ट होगा वो बाद में भी देख समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो अच्छा, इसी मैं के क्षमा चाहता हूँ, कल भी दिक्कत हुई मेरी वजह से, और क्योंकि ये नए कार्यालय में इसके हिसाब से मुझे, और आज भी कुछ कमी रही, तो उसके लिए माफी चाहता नहीं हूँ सभी सर, से। ये ऐसी जी, बात नहीं, आगे उतनी तो हाँ, गुंजाइश रखनी ही पड़ती है, नहीं अच्छा, तो हम ही वंचित ठीक है। में पड़ेंगे, आपका क्या नहीं होगा, नहीं हमारी बड़ा नुकसान होगा। नहीं नहीं, तो बहुत बहुत आभार सर। जी और धन्यवाद आपका भी सबका। ठीक, आप सभी लोगों की आज्ञा से भोजन के लिए विराम ठीक की है, घोषणा करते हैं। नमस्कार सबको जी, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।